दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि हम बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा जो 2026 ईस्वी में होने वाली है उसके लिए सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पैक लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा हिंदी व्याकरण। हम आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण में अगर आप ये हमारा पूरा वीडियो बिना स्किप किए देख लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा और एक भी नहीं छूटेगा। इससे पहले कि आप हमारे बाकी सारे सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव पैक नहीं देखे हैं तो उसको जाइए हमारे चैनल पर और देखिए, क्योंकि आप केवल हमारे ऑब्जेक्टिव पैक से अपने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और अपने व्याकरण के पोर्शन को देखते हैं। हमारा पहला सवाल है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको संज्ञा के बारे में बताते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पर विचार करेंगे। जो संज्ञा होता है वह 5 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे हम अगर बोलें कि मोहन, तो इससे केवल मोहन के बारे में बोध हो रहा है। उसके बाद जैसे हम बोले पटना, तो इससे केवल पटना का बोध हो रहा है, तो यह हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद होता है जातिवाचक संज्ञा, तो इससे पूरी जाति का बोध होता है। जैसे हम बोले शहर, तो इसमें सारा शहर आ जाएगा, दिल्ली, पटना, मुंबई सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद जैसे हम बोले नदी, तो इसमें सारी नदियाँ आ जाएगी, चाहे वो कोई भी नदी हो, तो जो नदी होगी वो जातिवाचक संज्ञा होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो नदी है इसमें वो जातिवाचक संज्ञा है। और तीसरा हमारा संज्ञा होता है समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह का बोध हो। जैसे झुंड, झुंड कहने का मतलब अकेला किसी का तो बोध हो नहीं रहा है, इसमें पूरी समूह का बोध होता है, तो झुंड जो है समूहवाचक संज्ञा हुआ। उसके बाद होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा वह है जिससे मापने या तौलने वाली वस्तुओं का बोध होता है। जैसे हम बोले दूध, तो दोस्तों इसको हम माप या तौल सकते हैं, तो यह हुआ हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। दोस्तों उससे उसका बोध होता है जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। जैसे कि गरीबी, गरीबी को हम देख सकते हैं नहीं, तो यह हुआ हमारा भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदारी, तो ईमानदारी को हम देख सकते हैं नहीं, तो यह हमारा हुआ भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से हमारी जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है। दोस्तों आपके लिए हम व्याकरण के सब्जेक्टिव को हल करने के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें पूरे व्याकरण के टॉपिक को कवर कर देंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो इसका हमारा सही जवाब है नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। दोस्तों अगर हम बुढ़ापा की बात करें तो इसको न देख सकते हैं न सुन सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह एक अवस्था है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है मैं कौन सा पुरुष है। तो दोस्तों जो पुरुष होता है वह 3 प्रकार का होता है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए दोस्तों, तो उत्तम पुरुष उसको कहते हैं जो कुछ बोलता है, जैसे कि मैं, हम लोग। उसके बाद मध्यम पुरुष उसको कहते हैं जिससे बोला जाता है, जैसे कि तुम या तुम लोग। उसके बाद अन्य पुरुष उसको कहते हैं जिसके बारे में बोला जाता है, जैसे कि वह, वे लोग। तो दोस्तों अगर मैं की बात करें तो यह उत्तम पुरुष है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है यह कौन सा सर्वनाम है। चलिए दोस्तों आपको पहले सर्वनाम के बारे में बताते हैं, उसके बाद इसके बारे में बताएंगे। तो सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार का होता है। पहला होता है इसमें व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसका प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, जैसे मैं, हम, तुम। उसके बाद होता है निजवाचक सर्वनाम, जिससे निजता का बोध होता है, जैसे खुद या आप ही। उसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों अगर निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो इससे निश्चितता का बोध होता है, जैसे यह, इससे निश्चितता का बोध हो रहा है कि यह मतलब यही। इसके बाद आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चितता का बोध नहीं होता, अनिश्चितता का बोध होता है, जैसे कुछ, मतलब इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, मतलब
कुछ भी हो सकता है, उसका मात्रा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कोई, कोई से भी किसी प्रकार की निश्चितता का बोध नहीं है, किसी के बारे में भी कहा जा सकता है। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कि क्या, कितना और क्यों। उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम, दोस्तों जो संबंध को बताता है, जैसे जो वहाँ खड़ा है वो मेरा भाई है, तो जैसे वहाँ जो आया वो संबंध के बारे में बता रहा है कि मतलब वहाँ जो खड़ा है, तो इस प्रकार से यह हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों अब हम देखते हैं यह के बारे में, तो यह एक निश्चितता का बोध करा रहा है, तो इसको हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि जब भी हम यह का प्रयोग करते हैं तो उससे निश्चितता का बोध होता है। जैसे देखिए, यह कलम मेरी है, तो इससे निश्चित है कि इसी कलम की बात की जा रही है, किसी दूसरे कलम की नहीं। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है, राम अच्छा लड़का है में अच्छा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अच्छा है वह एक विशेषण है। विशेषण की बात करें तो वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो अच्छा आया है यह लड़का की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए दोस्तों यह हमारा विशेषण होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशेषण। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं। दोस्तों अगर हम विशेषण की बात करें तो यह 4 प्रकार का होता है। आइए अब सारे विशेषण को हम आपको बता दें। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। दोस्तों इससे गुण का बोध होता है, जैसे वह गरीब है, वह अमीर है, वह काला है, वह गोरा है। इसमें जो शब्द आए हैं वो किसी के गुण को बता रहे हैं, तो पहला हमारा होता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा होता है परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें परिमाण के बारे में बताया जाता है, जैसे 5 केजी, 10 केजी। तीसरा हमारा होता है संख्यावाचक विशेषण, इसमें संख्या का पता चलता है, जैसे 2, 4, 10, 12, 14, 16। उसके बाद हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों वह विशेषण जो सर्वनाम से बना होता है उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा विशेषण कुल 4 प्रकार का होता है। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है वह पढ़ता है में कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों पहले आपको बताते हैं क्रिया के बारे में। देखिए वैसी क्रिया जिसका कोई कर्म होता है उसको सकर्मक बोलेंगे, नाम से ही स्पष्ट है। और ऐसी क्रिया जिसका कोई कर्म नहीं होता है उसको अकर्मक कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है वह पढ़ता है, तो दोस्तों इसमें कोई कर्म नहीं है। जैसे हम इसमें लगाएंगे क्या, वह क्या पढ़ता है तो पता ही नहीं है, तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं। जैसे यही रहता कि वह किताब पढ़ता है, तो इसमें अगर हम लगाते क्या तो हमारा हो जाता कि वह क्या पढ़ता है तो वह किताब पढ़ता है। तो दोस्तों यह हमारा हो जाता सकर्मक क्रिया, लेकिन इसमें जो क्रिया है उसका कोई कर्म है ही नहीं, तो इसको हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया, याद रखिएगा। अगला सवाल है धीरे धीरे कौन सा अव्यय है। दोस्तों अगर हम धीरे धीरे की बात करें तो देखिए बताते हैं। धीरे धीरे का प्रयोग कब करते हैं। धीरे धीरे का प्रयोग दोस्तों हमेशा किसी क्रिया के पहले करते हैं उसकी विशेषता बताने के लिए। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे लिखता है, तो इन दोनों शब्दों में जो लिखना है और चलना है वह क्रिया है, और जो धीरे धीरे है उसकी विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से जो धीरे धीरे है वह क्रिया विशेषण है। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वह शब्द जो किसी शब्द का विशेषता बताता है, यानी कि जो क्रिया का विशेषता बताता है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या जोर अर्थी, यानी कि दोस्तों इसमें ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि आखिर ये कैसे हुआ। देखिए दोस्तों एक होता है दीर्घ संधि। तो दोस्तों दीर्घ संधि उसको कहते हैं जिसमें अ या आ मिलकर अ या आ में
बदल जाते हैं उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो देखिए इस विद्या में जो लास्ट में है आ, वह मिलकर अर्थी का अ के साथ पूरी तरह से आ बन जा रहा है। तो दोस्तों यह दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी, याद रखिएगा। दोस्तों संधि विच्छेद के ऊपर हम आपको स्पेशल एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको संधि विच्छेद से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। फिलहाल हम जो बता रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनिए। चलिए हमारा अगला सवाल है, नायक का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों नायक का संधि विच्छेद होता है नए जोर अक, याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हम आपको बताए हैं कि संधि विच्छेद के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बनाकर पूरा समझा देंगे। अगर हम बात करें पवन के संधि विच्छेद का, तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद होता है पो जोर अन, याद रखिएगा इस बात को। हमारा अगला सवाल है, तथास्तु का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों तथास्तु की अगर बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है तथा जोड़ अस्तु। इसमें भी दोस्तों दीर्घ संधि ही है क्योंकि इस तथा का आ और अस्तु का अ मिलकर आ बना रहा है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, स्वागत में कौन सी संधि है? दोस्तों अगर हम स्वागत की बात करें तो इसमें यन संधि है। देखिए दोस्तों यन संधि की विशेषता ये होती है कि इसमें ऊ में जब हम जोड़ते हैं आ को तो वह बन जाता है। तो दोस्तों जो स्वागत का संधि विच्छेद होता है वह होता है हमारा सु जोड़ आगत। तो इसमें जब हम सु और आ को जोड़ेंगे तो वह बन जाएगा वह, तो इसके बाद सु जोड़ आगत बराबर हमारा हो जाएगा स्वागत। तो यह होता है यन संधि, याद रखिएगा इस बात को। हमारा अगला सवाल है उज्ज्वल का संधि विच्छेद। दोस्तों उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ ज्वल, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है दशानन कौन सा समास है? दोस्तों आपको बता दें कि वैसा समास जिसमें दो शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं और वह जो शब्द नया बनता है वह किसी और शब्द के बारे में होता है, यानी कि किसी और को की विशेषता बताता है, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों दशानन का मतलब क्या हुआ? 10 हो आनन, मतलब जिसके पास 10 सिर है, लेकिन यह किसको बता रहा है? किसी तीसरे यानी कि रावण को इंगित कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास, याद रखिएगा, जिसमें दो शब्द मिलकर एक शब्द बनाए और वह शब्द किसी और की विशेषता बताए तो उसको हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। अगला सवाल है प्रतिदिन कौन सा समास है? तो दोस्तों वैसा शब्द जिसमें पहले शब्द की प्रधानता हो उसको हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। तो इसमें हमारा प्रति की प्रधानता है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। हमारा अगला सवाल है माता पिता कौन सा समास है? दोस्तों तो जब किसी समास में दोनों शब्दों की प्रधानता होती है तो उसको हम द्वंद्व समास बोलते हैं। जैसे माता पिता, सुख दुख, दिन रात, इनमें दोनों शब्दों की प्रधानता है तो इसको हम द्वंद्व समास बोलेंगे। अगला सवाल है आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें पहले शब्द की प्रधानता है, इसलिए इसको हम अव्ययी भाव समास बोलेंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, चतुर्भुज कौन सा समास है? तो दोस्तों जब किसी समास में जो पहला शब्द होता है वह कोई गिनती का संख्या हो, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज, तो उसको हम द्विगु समास बोलते हैं, याद रखिएगा इस बात को। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। जैसे ही आप गिनती का कोई संख्या देखिएगा उसको टक से द्विगु समास बोल दीजिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, राजपूत में कौन सा समास है? तो दोस्तों जब किसी समास में दूसरे शब्द की प्रधानता हो, इसमें जैसे दूसरे शब्द की प्रधानता है तो इसको हम बोलेंगे तत्पुरुष समास, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं, बोल रहा है अपमान में कौन सा उस उपसर्ग लगा है? चलिए आपको थोड़ा सा उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों वह शब्द जब किसी शब्द में कोई दूसरा शब्द लगाएं उसके आगे या पीछे और उसका अर्थ और रूप दोनों बदल जाए
तो आगे और पीछे जो शब्द लगते हैं उसको हम उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो शब्द आगे लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं और जो पीछे लगता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। देखिए अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं मान, और अगर हम इसके पहले लगा दें अप, तो दोस्तों इसका रूप बदल गया। उसके बाद इसका अर्थ भी बदल गया, क्योंकि अपमान जो होता है वो मान के ठीक उल्टा होता है। तो इसमें जो अप है यह मान के पहले लगकर इसका अर्थ और रूप दोनों बदल दिया, तो इसको हम बोलेंगे उपसर्ग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस मान में अप उपसर्ग लगा है। अब देखते हैं प्रत्यय के बारे में। जैसे हम मान ही लिखे थे, इसमें हम लगा दे हानि, तो दोस्तों इसका एक तो रूप बदल गया, 2 अक्षर से 4 अक्षर का हो गया। उसके बाद इसका अर्थ भी बदल गया। तो चूंकि हानि पीछे लगा है तो इसको हम बोलेंगे प्रत्यय। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? दोस्तों फिर इसमें उपसर्ग की ही बात कर रहा है। देखिए तो उपसर्ग आगे लगता है, तो इसमें मूल शब्द है कार, इसमें लगा दिया है अधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में भी यदि है, बी में भी यदि है, तो ये दोनों ही इसमें उपसर्ग हैं। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों देखिए इस बार प्रत्यय पूछ रहा है, तो प्रत्यय का मतलब जो पीछे से लगता है। तो इसमें जो मूल शब्द है वो है लिख, इसमें पीछे से लगा है आवट, तो इसमें जो आवट है यही हमारा हो जाएगा प्रत्यय। तो चलिए देखते हैं आवट कौन से ऑप्शन में है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय लगा है? देखिए दोस्तों, तो इसमें जो मूल शब्द है वह है हमारा घूम, इसमें अलग से लगा है, मतलब इसके पीछे से अक्कर। तो पीछे से जब शब्द लगा है तो इसको हम बोलेंगे प्रत्यय। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो अक्कर प्रत्यय है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? देखिए दोस्तों, तो इसमें जो ईमान है वो मूल शब्द है, इसके पहले क्या लगा है? तो पहले लगा है बे, तो इसमें हमारा बे जो है वह उपसर्ग हो जाएगा। अगला सवाल है, लिंग कितने भेद होते हैं? दोस्तों लिंग की बात करें तो इसके 2 भेद होते हैं। स्त्रीलिंग जिससे नारी का बोध होता है उसको स्त्रीलिंग कहते हैं, और पुल्लिंग जिससे पुरुष का बोध होता है उसको पुल्लिंग कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा लिंग 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला सवाल है, दही कौन सा लिंग है? दोस्तों दही जो है ये हमारा पुल्लिंग है, याद रखिएगा, क्योंकि हम कभी भी बोलते हैं, आप सुने होंगे कि दही खट्टा है, ये नहीं बोलता है कोई कि दही खट्टी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, गंगा कौन सा लिंग है? दोस्तों देखिए जो गंगा है यह स्त्रीलिंग है, क्योंकि आप कहीं भी सुने होंगे कि गंगा हिमालय से निकलती है, ये नहीं कि गंगा हिमालय से निकलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, वचन कितने भेद होते हैं? दोस्तों अगर वचन की बात करें तो इसके कुल 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। दोस्तों अगर एक वचन की बात करें तो उससे एक का बोध हो रहा है। जैसे तुम जा रहे हो, तो इसमें कितने का बोध हो रहा है? केवल तुम यानी कि एक का। वही अगर हम बोले कि तुम लोग जा रहे हो, तो इससे कितने का बोध हो रहा है? एक से ज़्यादा का, तो उसको हम बोलेंगे बहुवचन। दोस्तों अगर संस्कृत की बात करें तो उसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मतलब एक वचन से एक का बोध होगा, द्विवचन से 2 का, और बहुवचन से 2 से ज़्यादा का। लेकिन हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब जिससे एक का बोध हो, और बहुवचन मतलब जिससे एक से ज़्यादा का बोध हो। तो चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, स्त्री का बहुवचन है,
दोस्तों स्त्री का बहुवचन होता है स्त्रियां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कारक के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों कारक के कुल 7 भेद होते हैं। हम आपको सातों को अभी के अभी स्पष्ट कर दे रहे हैं। देखिए, पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है साम प्रदान कारक, पांचवा होता है आपादान कारक, छठा होता है संबंध कारक, उसके बाद लास्ट और सातवां होता है हमारा संबोधन कारक। अब चलिए हम सबका विभक्ति चिन्ह देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो जो कर्ता होता है इसका हमारा विभक्ति चिन्ह होता है कर्ता कारक का ने, याद रखिएगा कर्ता कारक का ने होता है। फिर होता है कर्म कारक, इसका होता है को, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को। उसके बाद होता है करण कारक, इसका होता है से। उसके बाद हमारा चौथा है संप्रदान कारक, तो इसका होता है के लिए। फिर पांचवा है आपादान, तो इसका भी से ही होता है। उसके बाद छठा है हमारा संबंध, तो इसका होता है का, की, के इत्यादि। और लास्ट वाला है हमारा संबोधन, तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है अरे, हे, अजी। याद रखिएगा इस बात को। दोस्तों अब जब इतना आप देखें तो आप इसमें एक चीज़ देखे होंगे कि जो करण का विभक्ति चिन्ह है वो भी से है, और उसके बाद जो आपादान का है वो भी से है। तो अब आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो इसको क्लियर करते हैं। जैसे करण का प्रयोग तब करते हैं हम जब किसी चीज़ को हाथ में लेकर किसी साधन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे मैं उसको छड़ी से मारता हूँ, तो दोस्तों छड़ी हम हाथ में लेकर मार रहे हैं, मतलब उपकरण की तरह, तो यहाँ पर हम करण कारक लगाएंगे। उसके बाद आपादान का उपयोग यहाँ करेंगे जहाँ कुछ चीज़ अलग होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो दोस्तों इसमें जो पत्ता है पेड़ से अलग हो रहा है, तो वहाँ पर हम लगाएंगे आपादान कारक। चलिए, तो इस प्रकार से हम समझ गए कारक को। तो कारक के कुल होते हैं 7 भेद। अगले सवाल को देखते हैं। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। अगर इस सवाल की बात करें तो इसमें बोल रहा है पेड़ से फल गिरा, तो अभी हम आपको बताए हैं कि जब अलगाव का बोध होता है तो वहाँ पर आपादान कारक होता है। दोस्तों तो इसमें बोल रहा है पेड़ से फल गिरा, यानी कि फल जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है, तो इसमें कौन सा कारक होगा, आपादान कारक, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। रावण ने राम को मारा में ने किस कारक का चिन्ह है। हम आपको बताए हैं कि जो ने होता है वह कर्ता कारक का चिन्ह होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग अब कमेंट में बताइएगा कि जो को है वह किस कारक का चिन्ह है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। गरीबों को वस्त्र दो में कौन सा कारक है। दोस्तों हम आपको बताए हैं कि जो को होता है वह कौन सा कारक होता है, कर्म कारक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है। हे ईश्वर रक्षा करो में कौन सा कारक है। दोस्तों हम आपको बताए हैं कि जहाँ भी हे लगा रहे, अरे लगा रहे, वो कौन सा कारक होता है, वह संबोधन कारक होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है। आग का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों आग का पर्यायवाची शब्द होता है अग्नि, उसके बाद पावक और अनल, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनल। चलिए अगले सवाल को देखते हैं।
अमृत का विलोम, देखिए दोस्तों अमृत का विलोम होता है विष, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है भू, याद रखिएगा। गिरि की बात करें तो यह पहाड़ का पर्यायवाची है। नभ आकाश का है और पावक अभी आपको बताए हैं कि आग का पर्यायवाची है। अगला सवाल है आकाश का विलोम। दोस्तों आकाश का विलोम होता है पाताल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है दिन का विलोम शब्द है। दोस्तों दिन का विलोम रात, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगला सवाल है अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ। तो आप लोग तो ये बार बार सुनते होंगे, लोग बहुत प्रयोग करते हैं इसको। तो इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा होना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 9, 2, 11 होना, ये भी आप बार बार सुनते होंगे। इसका मतलब होता है भाग जाना, जैसे वह कल तुरंत 9, 2, 11 हो गया, मतलब वह तुरंत भाग गया। अगला सवाल है कान भरना मुहावरे का अर्थ। दोस्तों इसका मतलब होता है चुगली करना। आप अक्सर सुने होंगे, लोग बोलते हैं कि बहुत कान भर रहा है वह तुम्हारा, मतलब कि वह चुगली कर रहा है। अगला सवाल है हमारा एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है। दोस्तों इसका मतलब होता है एक साथ दो काम करना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। शुद्ध शब्द चुने। दोस्तों देखिए आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों आशीर्वाद जो होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, आ, और दोस्तों सौ में हमारा बड़ी की मात्रा, उसके बाद व के ऊपर र की मात्रा और उसके बाद द, यानी कि आशीर्वाद ऐसे होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला सवाल है शुद्ध शब्द चुने। दोस्तों परीक्षा कैसे लिखते हैं, तो परीक्षा को ऐसे लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है शुद्ध वाक्य चुने। बोल रहा है मैं मेरा काम करता हूँ, नहीं ये गलत है। मैं अपना काम करता हूँ, बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है शुद्ध वाक्य चुने। वह लोग जा रहे हैं, नहीं आप ऐसे तो कभी नहीं सुने होंगे। वे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों इसमें तो वे लोग जा रहा है, तो ये भी गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वे लोग जा रहे हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है जो पढ़ाया नहीं गया हो उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द होता है अपठनीय, मतलब जिसको पढ़ा नहीं गया हो। अगला सवाल है जिसका कोई नाथ न हो के लिए एक शब्द क्या है। दोस्तों इसको हम बोलते हैं अनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन है सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद होता है सत धन चित धन आनंद, यानी कि सच्चिदानंद। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सूर्योदय में कौन सी संधि है। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो इसमें गुण संधि होता है, याद रखिएगा। सूर्योदय में गुण संधि। हम आपको बताए हैं कि संधि के ऊपर हम आपके लिए अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपका संधि का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निर्जन का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद है निह धन जन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और यह एक प्रकार का विसर्ग संधि है क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अति धन आचार। 55 नंबर क्वेश्चन है जगन्नाथ में कौन सी संधि है। दोस्तों अगर इसकी हम बात करें तो इसमें व्यंजन संधि है, क्योंकि जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद होता है जगत धननाथ। तो दोस्तों इसमें जगत का त व्यंजन है और नाथ का जो न है वो भी व्यंजन है। तो जब दोनों इसमें व्यंजन ही जुड़ रहे हैं तो यह व्यंजन संधि होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। महर्षि का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद होता है महाधन ऋषि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
57 नंबर क्वेश्चन है विसर्ग संधि का उदाहरण। देखिए दोस्तों, विसर्ग संधि उसको कहते हैं जिसमें विसर्ग लगा हो। तो इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण है दुश्चरित, क्योंकि इसका सही संधि विच्छेद होता है दुधन चरित्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है नयन का संधि विच्छेद। दोस्तों, नयन का संधि विच्छेद होता है नय धन अन्न, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है एकैक में कौन सी संधि है। दोस्तों, अगर हम एकैक की बात करें तो इसमें हमारा वृद्धि संधि है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है पर्यावरण का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों, इसका सही संधि विच्छेद होता है परिधन आवरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है नीलकंठ में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों, हम इसकी बात करें तो इसमें जो नील है और जो कंठ है वे मिलकर नीलकंठ बना रहे हैं। मतलब जिसका नीला है कंठ, और नीलकंठ किसको कहते हैं, शंकर भगवान को। मतलब दो शब्द मिलकर तीसरा शब्द बनाया और उसका अर्थ कुछ और है, तो यह बहुव्रीहि समास है, याद रखिए। अगला सवाल है यथाशक्ति में कौन सा समास है। दोस्तों, इसमें पहले शब्द की प्रधानता है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है भाई बहन। हम आपको बताए हैं कि जब दोनों शब्द की प्रधानता होती है तो उसको हम द्वंद्व समास बोलते हैं। चलिए, अगला सवाल है हमारा सप्ताह 7 दिनों का समूह कौन सा समास है। दोस्तों, आपको बताए हैं कि जब पहला शब्द गिनती की संख्या हो तो वो हमेशा द्विगु समास होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विगु समास। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है। दोस्तों, फिर से इसमें ती यानी कि 3 लगा हुआ है, तो ये कौन सा समास होगा, फिर से द्विगु समास होगा। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो इस बहुव्रीहि समास है और हम आपको इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। रोग मुक्त में कौन सा समास है। दोस्तों, इसमें आपादान तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए कैसे। सबसे पहले इसमें जो दूसरा शब्द है उसकी प्रधानता है, तो तत्पुरुष तो हो गया। अब आप बोलिए कि आपादान क्यों। क्योंकि दोस्तों, रोगमुक्त का मतलब क्या होता है, रोग से मुक्त। और हम आपको बताए हैं कि जब से लगा होता है तो वह कौन कारक, अपादान कारक। और इसमें अलग होने की बात होता है, तो रोग से मुक्त मतलब क्या कि रोग से अलग होना। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आजन्म किस समास का उदाहरण है। तो हम पहले ही बताए हैं कि आजन्म जो है अव्ययी भाव समास है। हमारा अगला सवाल है रसोई घर समास का विग्रह क्या है। देखिए दोस्तों, रसोई घर का मतलब क्या होता है, रसोई का घर। मतलब हम इसको कहते हैं कि वह घर जो रसोई के लिए हो, यानी कि रसोई के लिए घर। तो इसका यही हो जाएगा समास विग्रह, रसोई के लिए घर। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है विद्याधन, विद्या रूपी धन में कौन सा समास है। तो दोस्तों, इसमें हमारा कर्मधारय समास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों, हम आपको बताए हैं कि जो उपसर्ग है वह आगे से लगता है, तो इसमें अनु जो है वो राग में लगा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है पराजय में उपसर्ग। तो दोस्तों, जो इसमें उपसर्ग है वह है परा, जो जय में लगा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है। हम आपको बताए हैं कि जो प्रत्यय है वह पीछे से लगता है। तो दोस्तों, मिलाप में आप प्रत्यय है। देखिए कैसे, इसमें जो मिल है वह मूल शब्द है, इसमें आप लगा हुआ है, तब यह बना है मिलाप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है दोस्तों, ईमानदार में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों, तो इसमें देखिए ईमान जो है वो मूल तत्व है और दार इसमें अलग से लगा है। तो इसमें जो दार है वह
प्रत्यय है। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। अति उपसर्ग से बना शब्द। चलिए दोस्तों, जिस शब्द में भी पहले अति लगा होगा वही अति उपसर्ग से बना है। पहला है अत्यंत। दोस्तों, तो अगर हम अत्यंत को देखें तो इसका संधि विच्छेद होता है अति धन अंत। तो दोस्तों यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, इसी में अति उपसर्ग है। अगला सवाल है सुपुत्र में उपसर्ग। देखिए दोस्तों, सुपुत्र पुत्र से बना है और इसके पहले क्या लगा है, सु लगा है, तो इसमें जो सु है वह उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ता प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, ता तो इसमें सब में लगा है, लेकिन हम बोले हैं कि मूल शब्द में कुछ अलग से लगे, ऐसा नहीं कि एक ही शब्द में बोल दें। दोस्तों, अगर हम चलता को देखें तो यह तो हमारा क्रिया है, इसमें से ता हटा देंगे तब तो ये कुछ हो ही नहीं पाएगा। पढ़ता भी क्रिया है, इसमें से ता हटा देंगे तो कुछ बनेगा ही नहीं। लिखता भी क्रिया है, तो ये शब्द तो इसमें प्रत्यय का सवाल ही नहीं है। तो जो हमारा प्रत्यय है वो लगा है मानवता में। देखिए कैसे, क्योंकि इसका मूल शब्द है मानव और इसमें लगा है ता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है। देखिए दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो अन्वेषण का संधि विच्छेद होता है अनुधन वेशन। तो दोस्तों इसमें वेशन मूल तत्व है और इसमें हमारा अनु अलग से उपसर्ग लगा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। दुह शासन में उपसर्ग है। तो दोस्तों ये सामने दिख रहा है कि इसमें जो दु है वो उपसर्ग है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों इसमें जो बुद्धि है वह मूल शब्द है और मान अलग से लगा हुआ है, तो यही इसमें प्रत्यय है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पानी कौन सी संज्ञा है। देखिए दोस्तों, जब हम पानी की बात करते हैं तो इसको मापा या तौला जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्रव्यवाचक। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा में कल क्या है। तो दोस्तों इसमें जो कल है वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। पूछे कैसे, क्योंकि जो कल है वो क्या बता रहा है, जाने की विशेषता कि कब जाओगे, तो कल जाऊंगा। तो जो कल है वह कालवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। किसी किस प्रकार का सर्वनाम है। दोस्तों हम बताए हैं कि किसी, कुछ, कोई हमेशा से अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि इसमें कुछ निश्चित ही नहीं होता है। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। 10 किलो गेहूं में 10 किलो किस प्रकार का विशेषण है। देखिए दोस्तों, हम आपको बताए हैं कि जब विशेषण परिमाण बताता है तो उसको हम परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। तो इसमें जो 10 किलो है वह परिमाण बता रहा है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आपको हम फिर से बता दें कि विशेषण 4 प्रकार का होता है। गुणवाचक, निश्चितवाचक, सॉरी दोस्तों निश्चयवाचक नहीं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। यानी कि विशेषण 4 प्रकार का, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक और संख्यावाचक। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो दोस्तों रचना की दृष्टि से अगर वाक्य के भेद की बात करें तो वह 2 होता है, याद रखिएगा। चलिए अब अपने अगले सवाल को देखते हैं। रोना कैसी क्रिया है। देखिए दोस्तों, जो रोना है वह अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें तो कोई कर्म है ही नहीं, केवल रोना है। अगर जोड़ेंगे क्या रोना, तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। वह धीरे धीरे चलता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है। देखिए दोस्तों, तो पहले देखिए कि क्रिया क्या है, तो चलना क्रिया है, तो इसकी विशेषता क्या है कि वह धीरे धीरे चलता है। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो जो इसमें धीरे धीरे है वह चलता क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे। अगला सवाल है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो उसको हम विशेषण कहते हैं, हम आपको पहले भी बताए हैं। अगला सवाल है समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण।
तो दोस्तों वैसी संज्ञा जिससे समूह का बोध होता है उसको समुदायवाचक बोलते हैं। तो इसमें जो सभा है इससे हमेशा समूह का ही बोध होता है, क्योंकि किसी अकेले व्यक्ति को तो हम सभा बोल नहीं सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। आप किस प्रकार का सर्वनाम है? दोस्तों हम बताए हैं कि जिससे निजता का बोध होता है या खुद का बोध होता है उसको हम निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, तो इसमें आप किसके लिए आया? खुद के लिए। तो यह कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, यह वाक्य है। दोस्तों यह एक प्रकार का मिश्र वाक्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिश्र वाक्य। अगला सवाल है, परिश्रम करने वाला छात्र अवश्य सफल होगा। तो दोस्तों यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों यह एक प्रकार का सरल वाक्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी में हम जोड़ दें कि जो परिश्रम करेगा वह छात्र सफल होगा, तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? फिर मिश्र हो जाएगा। लेकिन अभी यह सरल वाक्य है। और संयुक्त वाक्य की बात करें तो वैसा वाक्य जिसमें और लगा हो तो उसको हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। चलिए अब वाक्य तो हम समझ लिए, अब आगे सवाल देखते हैं। बोल रहा है तुम बैठो और वह पढ़े। देखिए इसमें और लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों पहले हम आपको पदबंध के बारे में बताते हैं। पदबंध जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। आइए आपको बताते हैं कि पदबंध क्या है और ये कैसे 5 प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों पदबंध क्या है कि जब एक या एक से अधिक जो शब्दों का समूह है ना किसी एक इकाई के लिए आता है तो उसको हम पदबंध बोलते हैं। जैसे देखिए मैं अगर लिखता हूं कि मैं तुमको बहुत जोर से मारूंगा, तो यहां पर लिखूंगा कि मैं तुमको बहुत जोर से मारूंगा। तो देखिए दोस्तों इसमें जो बहुत जोर से आया है यह मारना शब्द के लिए आया है कि मैं तुमको मारूंगा। तो कैसे मारूंगा? तो बहुत जोर से। तो पहली बात तो जो इसमें क्रिया है मारना, इसकी विशेषता बता रहा है बहुत जोर से, तो यह पहले बार तो यह एक विशेषण है। उसके बाद जब इसमें एक से अधिक शब्द आए हैं तो यह पदबंध भी हुआ। ये सारे शब्द मिलकर विशेषण का काम कर रहे हैं। कौन से विशेषण का? तो क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों जब एक से ज़्यादा शब्द एक ही शब्द के लिए आए तो उसको पदबंध बोलते हैं। दोस्तों इसमें जो बहुत जोर से है वह केवल क्रिया का विशेषता बता रहा है, तो इसमें जो बहुत जोर से है यह क्रिया विशेषण पदबंध होगा। अब हम सारे पदबंध के प्रकार को देखते हैं। पहला पदबंध है संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और पांचवा होता है क्रिया विशेषण पदबंध। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप पदबंध अच्छी तरीके से समझे होंगे। आपको अगर कोई भी डाउट रह रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। अगला सवाल है मेहनत करने वाला विद्यार्थी पास होता है। इस वाक्य में मेहनत करने वाला कौन सा पदबंध है? देखिए दोस्तों तो इसमें जो मेहनत करने वाला है वह किसके लिए आया है? विद्यार्थी के लिए। मतलब कि जो पूरा मेहनत करने वाला शब्द है वह विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, तो इस प्रकार से यह विशेषण पदबंध है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो दोस्तों देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल
8 भेद होते हैं। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे कैसा वाक्य है? दोस्तों इसमें इच्छा जताई जा रही है तो यह इच्छावाचक वाक्य होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हो सकता है कि आज बारिश हो, यह कैसा वाक्य है? तो इसमें संभावना जताई जा रही है, तो दोस्तों इसको हम संदेहवाचक बोलेंगे। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यह एक प्रकार का संदेह है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। उसने खाना खाया और सो गया, दोस्तों यह कैसा वाक्य है? इसमें और लगा है तो यह संयुक्त वाक्य है। देखिए संयुक्त वाक्य को हम थोड़ा सा यहाँ पे वर्णन कर देते हैं। जब और लगा हो तो इससे दोस्तों हमेशा उस वाक्य से ना 2 वाक्य बन सकता है। देखिए कैसे, उसने खाना खाया एक और सो गया, मतलब वह सो गया। तो इस प्रकार से यह 2 वाक्यों को मिलाकर और के द्वारा या तथा के द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो इसको हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है। 4 बजे तक काम करने वाला व्यक्ति थका हुआ था, यहाँ 4 बजे तक कौन सा पदबंध है? देखिए दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो 4 बजे तक आया है वह केवल काम करने वाला व्यक्ति के लिए आया है। यानी कि 4 बजे तक काम करना क्या है? क्रिया है। और दोस्तों यह क्रिया का विशेषता बता रहा है 4 बजे तक। तो हमारा जब कोई भी चीज़ क्रिया का विशेषता बताता है तो उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ आपको पता है कि अंगारे उगलना का मतलब क्या? बहुत कठोर बातें कहना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ। दोस्तों अक्ल का दुश्मन आपको शुरू में बचपन में बहुत लोग बोलते होंगे कि अक्ल का दुश्मन है तुम, मतलब महामूर्ख, जिसको कुछ भी समझ में ना आए। अगला सवाल है। गागर में सागर भरना का अर्थ। दोस्तों इसका मतलब होता है छोटे शब्दों में, मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, यानी कि थोड़ा सा कोई कुछ बोला उसका मतलब बहुत ज़्यादा हो। चलिए अगला सवाल है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो आप लोग बहुत सुने होंगे, मतलब होता है कर्म के अनुसार फल मिलना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ। तो दोस्तों इसका मतलब होता है पछताना। जब आपके हाथ से कोई चीज़ निकल सकता है, मतलब निकल जाता है, और आप जब पछताते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो हो, मतलब वह हाथ मल रहा है, मतलब वह पछता रहा है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। टेढ़ी खीर होना मतलब बहुत कठिन कार्य होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दोस्तों इसका अर्थ होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। अगले सवाल को देखते हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या है? इसका मतलब है स्वयं हानि पहुंचाना, याद रखिएगा। अगला सवाल है। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ। तो दोस्तों इसका होता है मतलब बहुत प्यारा, यानी बहुत प्रिय कोई होता है तो उसको हम आंखों का तारा बोलते हैं। अगला सवाल है। 1 और 1 11 होते हैं का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका मतलब होता है कि संगठन में शक्ति है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। उग्र का विलोम क्या है? दोस्तों उग्र का विलोम होता है शांत, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है। उत्कर्ष का विलोम शब्द है। दोस्तों देखिए उत्कर्ष का मतलब होता है ऊपर की ओर, तो इसका विलोम होता है अपकर्ष, यानी कि नीचे की ओर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आर्द्र का विलोम। दोस्तों आर्द्र का मतलब होता है गीला, तो इसका विलोम क्या होगा? शुष्क, यानी कि सूखा। अगला सवाल है। इहलोक का विलोम क्या है? देखिए दोस्तों इहलोक का मतलब होता है कि यह लोक जो अभी है, यह लोक, तो इसका विलोम क्या होगा? परलोक। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। कृत्रिम का विलोम शब्द है। देखिए दोस्तों कृत्रिम का मतलब क्या होता है? बनावटी, जो आदमी ने बनाया है, तो इसका विलोम क्या होगा? प्राकृतिक, जो नेचर ने बनाया है। अगला सवाल है। जंगम का विलोम। देखिए दोस्तों जंगम का मतलब होता है चलायमान, चलंत, जो हमेशा चलते रहता है, तो इसका विलोम क्या होगा? अस्थावर, जो स्थिर रहता है। हमारा अगला सवाल है। गहन का विलोम। देखिए दोस्तों गहन का मतलब क्या होता है? कि बहुत सघन, तो इसका विलोम क्या होगा? विरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है। साकार का विलोम। देखिए दोस्तों
साकार का विलोम होता है हमारा निराकार। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। संयोग का विलोम, देखिए दोस्तों, संयोग का मतलब होता है मिलना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? वियोग, अलग होना। चलिए अब अगला सवाल है हमारा, हर्ष का विलोम। आपको बता दें कि हर्ष का मतलब होता है खुशी, उल्लास, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? दुख यानी कि कष्ट। 121 नंबर बोल रहा है कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए दोस्तों, तो पंकज है, जलज है, सरोज है, जलद नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखते हैं। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द। देखिए दोस्तों, घोड़ा को हम वाजी बोलते हैं या तुरंग बोलते हैं, ग्वाजी या तुरंग, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सूर्य का पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिवाकर होता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पक्षी का पर्यायवाची। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम शब्द से ही आप पहचान लीजिएगा। भूचर भूमि पर रहता है? नहीं। जलचर जल में रहता है? नहीं। थलचर थल में रहता है? नहीं। नभ में रहता है यानी कि आकाश में रहता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। देखिए दोस्तों, देवराज भी है, सुरेश भी है, पुरंदर भी है, यानी कि सभी। अगला है जंगल का पर्यायवाची, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानन। याद रखिएगा, जंगल का पर्यायवाची कानन होता है। अगला सवाल है गंगा का पर्यायवाची। तो दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची होता है भागीरथी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनारा का पर्यायवाची। देखिए, तो किनारा का तो तीर भी होता है, कुल भी होता है और तट भी होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारा किरण का पर्यायवाची। दोस्तों, किरण को हम रश्मि भी बोलते हैं, अंशु भी बोलते हैं, मरीचि भी बोलते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इसी रश्मि थे जो रामधारी सिंह दिनकर है, वो लिखे हैं रश्मि रथी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बादल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, मेघ मतलब बादल होता है, उसके बाद जलधर भी बादल है, उसके बाद नीरद भी बादल ही है। वरिधि का मतलब दोस्तों बादल नहीं होता है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। जो दिखाई न दे उसको हम बोलते हैं अदृश्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी उपमा न हो, दोस्तों उसको हम अनुपम बोलते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता हो उसको हम सर्वज्ञ बोलते हैं, यानी कि सर्वज्ञानी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इतिहास से संबंध रखने वाला उसको हम ऐतिहासिक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है पैर से सिर तक उसको हम बोलते हैं अपाद मस्तक, दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है जहाँ पहुँचना कठिन हो, आप सुने ही होंगे, उसको हम दुर्गम बोलते हैं, मतलब वहाँ पहुँचना बहुत कठिन है, जैसे कि हिमालय की चोटी पर। अगला सवाल है जो कभी न मरे, आपको पता है, उसको अमर बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा कम बोलने वाला उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए, तो कम बोलने वाले को मिताहारी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला, बहुभाषी मतलब बहुत भाषा बोलने वाला। चलिए अगला सवाल है बीता हुआ समय को क्या बोलते हैं? तो उसको हम भूतकाल बोलते हैं, आपको पता ही होगा। अगला सवाल है जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो तो उसको हम बोलेंगे अतिथि, नाम से ही स्पष्ट है। अगला सवाल है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। देखिए दोस्तों, तो उत्तीर्ण कैसे लिखते हैं? तो उत्तीर्ण जो सही हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उ, उसके बाद दो त होगा इसमें, उसके बाद बड़ी की मात्रा, उसके बाद न पर र की मात्रा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। देखिए दोस्तों, तो जो शुद्ध होता है वह होता है कवयित्री। कवित्री का क्या होता है दोस्तों? तो यह कवि का स्त्रीलिंग होता है, याद रखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन बार बार पूछता है, क्योंकि आप तो सोचेंगे कि कवि का हो जाएगा कवित्री, लेकिन कवित्री नहीं होता है, वह होता है कवयित्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल है शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो देखिए इसमें जो शुद्ध है वह है मेरी बात सुनिए, क्योंकि दोस्तों जो बात है वह स्त्रीलिंग है, तो इसके अनुसार हम लिखेंगे मेरी बात सुनिए। अगला सवाल है बोल रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करें। देखिए दोस्तों हम आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसको याद रखिएगा कि हमेशा कर्ता या कर्म के जगह पर संज्ञा या सर्वनाम ही आता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला है वह निर्दोषी है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो निर्दोषी है यह तो विशेषण है, तो यह कर्म की जगह पर कभी आ ही नहीं सकता है। इसमें वह जो है वो कर्ता है, वो तो ठीक है सर्वनाम है, लेकिन जो निर्दोषी है वह तो विशेषण है, तो यह कर्म की जगह पर आएगा ही नहीं, तो यह गलत है। उसके बाद है वह निर्दोष है। दोस्तों यह बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो वह है ना वह तो सर्वनाम है, तो यह हमारा हो गया कर्ता। उसके बाद जो कर्म है वो निर्दोष, ये भी एक प्रकार का संज्ञा ही है, तो दोस्तों यह सही है, क्योंकि आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कर्ता या कर्म के जगह पर हमेशा संज्ञा या सर्वनाम ही आता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार। दोस्तों यह होता है हमारा श्रृंगार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है शुद्ध वाक्य का चयन करें। दोस्तों दही हम बताए हैं कि पुल्लिंग होता है, तो इसके साथ होगा दही खट्टा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है उपमा अलंकार में जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम उपमेय बोलते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। तो दोस्तों इसका अस्थाई भाव है निर्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। दोस्तों इसमें हमारा उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें उपमा दी जा रही है मन की, कि जो मन है वो पीपल के पाता के जैसे डोल रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। छंद में यति का अर्थ क्या है। दोस्तों छंद में यति का अर्थ होता है ठहराव। जैसे हम कभी सांस लेने के लिए या थोड़ा सा रुकने के लिए जब ठहरते हैं ना, तो उसी को ठहराव बोलते हैं, और छंद में उसको यति बोला जाता है। चलिए अगला सवाल है क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसको हम बोलते हैं कर्तृवाच्य, याद रखिएगा, और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसको बोलते हैं कर्मवाच्य। अगला सवाल है मोहन से चला नहीं जाता, यह किस वाच्य का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें सीधा दिख रहा है कि मोहन इसमें कर्ता है और इसी की प्रधानता है, तो इसको क्या बोलेंगे कर्तृवाच्य। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ता है का कर्मवाच्य में परिवर्तन करें। देखिए दोस्तों तो रमेश पुस्तक पढ़ता है में जो रमेश है वो कर्ता है और इसकी प्रधानता है, तो यह है हमारा कर्तृवाच्य। अब जब कर्मवाच्य करेंगे तो जो पुस्तक है इसकी प्रधानता हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा वह खा रहा था किस काल का उदाहरण है। देखिए दोस्तों तो वह खा रहा था अपूर्ण भूतकाल है। पहला बात कि खा रहा था तो भूतकाल, और खा ही रहा था अभी पूरा खाना हुआ नहीं था, तो अपूर्ण भूतकाल मतलब खाने का काम अभी चल रहा था। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। शायद आज वर्षा हो, यह किस काल का उदाहरण है। दोस्तों इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद आज वर्षा हो सकती है, तो इसको हम बोलेंगे, और वर्षा कब होगी भविष्य में, तो इसको हम बोलेंगे संभाव्य भविष्यत, यानी कि भविष्य में वर्षा होने की संभावना है। अगला सवाल है यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो
यदि तुम पढ़ते तो सफल हो जाते, यह किस काल का उदाहरण है? दोस्तों इसको हम बोलते हैं हेतु हेतु मदभूत। सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेतु हेतु मदभूत। दोस्तों यह जो वाक्य है इसमें भूत में बताया जा रहा है कि यदि तुम पढ़ते तो सफल हो जाते। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्तृवाच्य में कर्ता की। अगला सवाल है बच्चे खेल रहे हैं, किस काल का है? देखिए दोस्तों, बच्चे जो है खेल रहे हैं, तो जो खेलने का काम है वह पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, तो यह अपूर्ण वर्तमान है। अब हम अगले सवाल को देखते हैं। अविकारी शब्द को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, जो अविकारी शब्द होता है उसको हम अव्यय बोलते हैं, यानी कि जिसको तोड़ा ना जा सके। अगला सवाल है वह अचानक आ गया में क्रिया विशेषण। चलिए दोस्तों बढ़िया समझाते हैं। पहले देखिए इसमें क्रिया क्या है, तो आना, आना क्रिया है। आना की विशेषता क्या बता रहा है कि वह अचानक आ गया, तो जो क्रिया की विशेषता बताता है वही तो क्रिया विशेषण है, तो इसमें जो अचानक है वह क्रिया विशेषण है। अगला सवाल है थोड़ा सा खाओ, यहाँ थोड़ा सा किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों यहाँ पर जो थोड़ा सा है वह क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है कि थोड़ा सा खाओ यानी कम खाओ, तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला सवाल है अरे कौन सा अव्यय है? तो दोस्तों जो अरे है यह हमारा विस्मयादि बोधक है, क्योंकि इससे आश्चर्य का बोध हो रहा है। जैसे अरे हम कब बोलते हैं, अरे ये क्या हो गया, मतलब यह विस्मयादि बोधक है। अगला सवाल है धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? दोस्तों देखिए धीरे धीरे जो है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है मेज के ऊपर पुस्तक है, यहाँ के ऊपर क्या है? देखिए दोस्तों, तो यहाँ जो के ऊपर है वह संबंध बोधक है, क्योंकि यह मेज का पुस्तक से संबंध दिखा रहा है कि जो पुस्तक है वह मेज के ऊपर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए दोस्तों, जो मिठास है इसको तो न हम देख सकते हैं न सुन सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो हम बताए हैं कि जिसका केवल अनुभव कर सकते हैं उसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए दोस्तों, तो इसको हम बढ़िया से पहले लिखते हैं। भारतीय किन शब्दों से बना है? भारत में जब ये शब्द मिला है तब बना है, तो इस प्रकार से इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? ये प्रत्यय। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। उसने अपनी कलम मुझे दी में अपनी किस प्रकार का विशेषण है? देखिए दोस्तों, इसमें जो अपनी है वह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह सर्वनाम से बना है। आपको हम बताए हैं कि जो विशेषण सर्वनाम से बनता है उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए ये सार्वनामिक विशेषण कैसे है। आपको हम बताए हैं कि निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? अपना और अपनी होता है। तो जब यह सर्वनाम से बना, निजवाचक सर्वनाम से बना, तो यह सर्वनामिक विशेषण होगा। अगला सवाल है प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम प्रविशेषण बोलते हैं। अगला सवाल है भीड़ कौन सी संख्या है? देखिए दोस्तों, जो भीड़ है इसमें एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है, यानी कि पूरा समूह का बोध हो रहा है, तो इस प्रकार से यह कौन सा संज्ञा होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। अगला सवाल है स्वर्ण किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों स्वर्ण को क्या किया जाता है बताइए? स्वर्ण को हमेशा हम मापते या तौलते हैं, तो इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है दिग्गज का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों दिग्गज का संधि विच्छेद होता है दिक् झन धन गज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है पित्राज्ञा का संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा
पितृधन आज्ञा यानी कि पिता की आज्ञा। अगला सवाल है वीणा पानी, वीणा है जिसके हाथ में, कौन सा समास है? आपको बताया है कि जब दो शब्द मिलकर तीसरा शब्द बनाए और वह किसी और को सूचित करे तो उसको बहुव्रीहि बोलते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कर्मधारय समास का उदाहरण है। दोस्तों इसमें जो महादेव है यह कर्मधारय समास है। यथाशीघ्र अव्ययी भाव। चतुर्भुज कौन सा बताए हैं कि जिसमें संख्या लग जाए उसको क्या बोलते हैं? द्विगु समास। और रात दिन दोनों की प्रधानता है तो यह हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जो अष्टाध्यायी है, एक तो इसमें 8 लगा हुआ है तो ये हमारा द्विगु समास है। उसके बाद अष्टाध्यायी का मतलब क्या? दो शब्द मिलकर किसी तीसरे को इंगित कर रहे हैं। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समूह, तो यह बहुव्रीहि भी हो सकता है। तो दोस्तों आप ऑप्शन के अनुसार दोनों में से कोई एक टिक कर सकते हैं। अगला सवाल है संधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों संधि हमारा 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है मनोहर में कौन सी संधि होती है? देखिए दोस्तों तो पहले आपका इसका संधि विच्छेद करके दिखाते हैं। इसका संधि विच्छेद होता है मनः धन हर, तो इसमें विसर्ग लगा हुआ है इसलिए यह विसर्ग संधि होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है अपदा मस्तक, आपदा मस्तक में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें हमारा होता है अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें पहले पद की प्रधानता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। रिक्शा किस शब्द से आया है? तो दोस्तों जो रिक्शा है ना यह जापानी शब्द है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हाथ शब्द है। दोस्तों जो हाथ है यह हमारा तद्भव है। आपको थोड़ा सा हम शब्दों का प्रकार बताते हैं। देखिए दोस्तों उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला तत्सम, फिर तद्भव, उसके बाद देशज और विदेशज। दोस्तों जो तत्सम शब्द होता है उसको संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया होता है हिंदी में, तो उसको हम बोलते हैं तत्सम। जैसे अग्नि, अग्नि को ज्यों का त्यों ले लिया गया। उसके बाद तद्भव, तद्भव का मतलब होता है कि संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तित करके, जैसे जो हाथ है इसको हम संस्कृत में हस्त लिखते हैं, तो संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तित करके हिंदी में ले लिया गया, तो जो हाथ है वह तद्भव हुआ और इसका तत्सम क्या होगा? हस्त होगा। उसके बाद हमारा आता है देशज। वैसे शब्द दोस्तों जो हमारे देश का रियल हो, जैसे लोटा देशज है। उसके बाद विदेशज जो विदेशी भाषा से ली गई हो, जैसे मोबाइल इंग्लैंड का शब्द है, सारे अंग्रेजी शब्द वहाँ से लिए गए हैं तो सब विदेशज हुए। जैसे अभी हम देखे थे रिक्शा, तो वो भी हमारा नहीं है तो वो भी विदेशज ही हुआ क्योंकि वो जापान का है। अगला है अग्नि शब्द है। दोस्तों अग्नि शब्द जो है यह हमारा तत्सम है क्योंकि यह संस्कृत में अग्नि ही लिखा जाता है। अगला सवाल है पगड़ी शब्द का उदाहरण है। दोस्तों पगड़ी जो है देशज शब्द है क्योंकि यह हमारे अपनी माटी का शब्द है। अगला सवाल है दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। दोस्तों उसको हम संकर शब्द बोलते हैं, मतलब कि दो भिन्न भाषा से एक एक शब्द मिलकर और नया शब्द बन गया तो उसको हम संकर शब्द बोलेंगे। जैसे देखिए रेलगाड़ी, इसमें जो रेल है यह अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हमारा, तो यह क्या हुआ? संकर शब्द हुआ। अगला सवाल है रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? दोस्तों अभी बताए हैं कि यह संकर शब्द है क्योंकि यह दो भाषाओं से मिलकर बना है। अगला सवाल है पानी का लिंग निर्धारण करें। हम आपको बताए हैं कि पानी जो है यह पुल्लिंग होता है, क्योंकि कोई भी बोलता है पानी गंदा है, ऐसे नहीं बोलता है कि पानी गंदी है। अगला सवाल है लेखक का स्त्रीलिंग। दोस्तों लेखक का स्त्रीलिंग होता है लेखिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है अध्यापक शब्द का सही बहुवचन।
दोस्तों इसका बहुवचन होता है, पूछता भी है, अध्यापक गण, याद रखिएगा। अगला सवाल है कर्म कारक का चिन्ह। हम आपको बताए हैं कि कर्म कारक का चिन्ह होता है को, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, चिन्ह को याद करने का हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। वो होता है कर्ता ने कर्म को करण से सांप्रदान के लिए आपदान से संबंध का के की संबोधन हे अरे होता है। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा, और आप हम जो एक और बात बताए हैं उसको भी याद रखिएगा कि ग्रामर के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका पूरा ग्रामर का पोर्शन कवर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। कर्म कारक किस वाक्य में है? देखिए दोस्तों, कर्म कारक का मतलब क्या है? जिसमें ने विभक्ति लगा हो। तो इसमें है राम ने रोटी खाई, राम ने रावण को मारा। दोस्तों इस दोनों में ने लगा है, यानी कि दोनों में कर्म कारक है। अगला सवाल है चाकू से फल काटो किस कारक का चिन्ह है? दोस्तों यह करण कारक है, क्योंकि इसमें जो चाकू है उसको हाथ में लेकर, यानी कि उपकरण की तरह उपयोग करके काटा जा रहा है। यदि अगर इसमें से जो है अलग होने के लिए आता तो वह कौन कारक हो जाता? आपदान हो जाता। लेकिन इसमें चाकू हाथ से अलग नहीं है, एक साथ ही है, तो इसलिए यह करण कारक होगा। अगला सवाल है अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। इसका जो अर्थ है वो होगा गुणहीन लोगों में अल्पज्ञ व्यक्ति का सम्मान। चलिए अगला सवाल है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इसमें ईर्ष्या, यानी कि बड़ी ई, उसके बाद मूर्धन्य स आधा, उसके बाद य के ऊपर र की मात्रा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है? दोस्तों आप भी जानते हैं कि पूर्ण विराम का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर वाक्य समाप्त हो जाता है, और प्रश्न पूछने पर तो प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद थोड़ा रुकने के लिए तो कॉमा का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। योजक चिन्ह का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, योजक चिन्ह की बात करें तो इसमें जो माता पिता है ना, यही योजक का उदाहरण है। अगला सवाल है अपेक्षा का सही अर्थ। तो इसका सही अर्थ होता है इच्छा या आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अली और आली शब्द युग्म का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ होगा भौरा और सखी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों इसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। आप सुने ही होंगे, अक्सर लोग बोलते हैं कि वह लड़ते लड़ते पानी पानी हो गया। अगला सवाल है उत्पात का समानार्थी। दोस्तों उत्पात का मतलब होता है विद्रोह मचा देना, यानी कि उत्पात मचा देना। अगला सवाल है शुद्ध वर्तनी वाक्य चुनिए। देखिए दोस्तों, गीत की जो होती है ना वो कड़ियाँ होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। अगला सवाल है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों इसको अवधी भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमारा हिंदी व्याकरण का यह लेक्चर समाप्त हुआ। आपसे उम्मीद है कि आप पूरा लेक्चर अच्छी तरीके से देखे होंगे। हम दावा करते हैं कि यह आपके ऑब्जेक्टिव के लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पर के सारे ऑब्जेक्टिव पैक देखिए, ताकि ऑब्जेक्टिव का जो आपका टेंशन है बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आपका सारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही हो। आपका हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।